Hello everyone. Now welcome to exam viewers. Children और आप सबको पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने जो प्रॉमिसेस करे थे ड्यूरिंग सिलेबस प्रिपरेशन, और वो प्रॉमिसेस क्या थे कि मैं 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करूँगा और वो क्लासेस आपको एग्ज़ाम व्यूअर्स के ऐप के थ्रू मिलेंगे, यानी कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, परचेज़ करना है। और हम लोग टीजीटी का तैयारी स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि सबसे शुरुआत में हम टीजीटी को लेकर चल रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी का क्लास बिल्कुल लाइव होगा, मैं आपको बताऊंगा। पीजीटी का लाइव हम लोग बहुत जल्द करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि टीजीटी का एक थ्रू आउट वीडियो, लाइव वीडियो आप सबको मिलता रहेगा, और पीजीटी के क्लासेस मैं लाइव होऊंगा कब से आपको हम ये बताएंगे। उनका हो सकता है जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आप सबको मिलेगा। हाँ, विशेष कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9430753020। आप इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, आप सुबह में 8 से 3 के बीच नहीं कर सकते हैं, उस समय मेरा कॉलेज टाइम होता है, मैं वहाँ होता हूँ तो बिजी होता हूँ ऑलमोस्ट। थोड़ी मेरी आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पोएम को। और मैंने कहा था कि उनके जो सिलेबस है, उनके सिलेबस के अनुसार से हम लोग चलेंगे, टीजीटी के सिलेबस के अनुसार से हम लोग चलेंगे। और टीजीटी सिलेबस में जनरली जो मुझे पढ़ना है, मैं पहले पोएम सेक्शन को चूज़ कर रहा हूँ ताकि आप सब के लिए ये आसान हो। पोएम बहुत ही इजी वे में दिए गए हैं आप लोगों को, बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा है, और उम्मीद करेंगे कि मेरे वीडियो के बाद इससे होने वाले सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि जो पोएम है बस उतना ही क्वेश्चंस नहीं होता है, पोएम के अलावे क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का जो फॉर्मेट है, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। और डेफिनेटली मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आप सबको वो क्वेश्चंस मैं दूंगा क्लासेस ओवर होने के ठीक बाद, यानी कि जब भी क्लास ओवर हो जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात करूं अ हिम गॉड टू द फादर, इस पोएम की हम लोग बात करें। थोड़ा सा ध्यान में रहे कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है हिम ना, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये एक रिलीजियस पोएम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक रिलीजियस पोएम है। ओके, तो रिलीजियस पोएम का मतलब क्या, धार्मिक, जो धर्म से जुड़ा हुआ हो और उसका किसी ना किसी एक अपने ही रिलीजियन में, एक अपने किसी ओवरवेलमिंग फादर को रिलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फादर हैं वो कौन है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जीसस क्राइस्ट की ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ हम किसी भी पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कहा हिम क्या है, एक रिलीजियस पोएम है जो किन के बारे में, किन को दिखाया जा रहा है, वो कह रहा है जीसस क्राइस्ट की बातें करी जा रही है, ठीक है। अब जॉन डन है कौन, मैं थोड़ी बहुत इनके बारे में आपको समझाता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने कुछ लिटिल बिट जो इन्फॉर्मेशन जिनको आप लोग कह सकते हैं, मैं इनको इन्हीं के साथ में आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूँ ताकि आप जब भी इस पोएम को पलटें तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट दिखे, राइट। चलिए, अब अगर हम बात करें इसकी, तो जॉन डन साहब कौन थे ना, जॉन डन जो थे वो कौन थे। तो जॉन डन से पहला एक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके बारे में पूछा हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन आए कि वो किस टाइप के पोएट थे, तो मेटाफिजिकल पोएट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और आप जो भी बच्चे इंग्लिश के हैं उनको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आपको उतना ज़्यादा डर रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप शायद इसी को बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। इट विल बी अ वेरी ईजी फार्मिंग फॉर यू, बहुत ईजी होगा, और हम समझ सकते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें ना, हम समझ जाएंगे इनके बारे में कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉन डन जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे,
और मेटाफिजिकल पोएट होने के साथ साथ आपको मैं बताऊं, इन्होंने बहुत तरह की पोएम लिखे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट थे और बहुत सारे पोएम लिखे हैं। तो अगर हम बिगनिंग से बात करें, इन्होंने लव सॉन्ग लिखा है ना, और अगर हम बात करें तो इन्होंने एलिजी भी लिखे हैं बहुत सारे, राइट। तो हम उसके बारे में आगे बताते जाएंगे, फ़िलहाल हम छोटे पॉइंट्स के साथ चल रहे हैं ताकि आपको ये पोएम से बनी हुई चीज़ें क्लियर हो जाए। उनके लाइफ को लेकर अगर हम बात करें तो उनकी जो जन्म हुई थी 22 जनवरी 1572 में 1572 लंदन यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ था उनका। ये आप देखे होंगे, मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले बार जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था जन्म से लेकर, विलियम शेक्सपियर के जन्म से लेकर। और ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड्स को ना कभी कभी स्पेलिंग एरर के साथ पूछा जा सकता है। जैसे उनका जो जन्म हुआ था, उनके जन्म में से ना सेम नाम को 4 तरीके से लिख दिया गया था, और जो बच्चे आधा अधूरा पढ़ाई करके जाते हैं उनको प्रॉब्लम हुआ, वो ऑप्शंस गलत ऑप्शंस को चूज़ किए थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएँ, लेकिन आप इसमें अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, उनका जगह को अच्छे से याद रखिएगा। मृत्यु 31 मार्च 1631 1631 लंदन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि उनका डेथ और बोर्न दोनों सेम जगह में। स्पाउस उनकी जो वाइफ थी, अब यहाँ वाइफ से रिलेटेड है तो इनकी एक बातें बताऊं कि ये बहुत ही रोमांसफुल थे। अब आप देखेंगे कि सर इनकी शादी 1601 में हुई है और उनकी शादी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है 1613 ईस्वी में। तो 2 चीज़ें याद रखना आप लोग कि सर उनका जो जन्म है 1572 में, शादी 1601 में। तो एक अच्छा, उसके साथ आपको ना यहाँ आप चल करके देखिए उनके जो बच्चे हैं वो कितने हैं ना। ये जो नेम है बाय पिक्चर है, बाय फेम है, तो ये इन चीज़ों से आपको समझ में आता है कि ये क्या फेस शो कर रहा है उनकी शादी का। और उनकी शादी के बारे में, उनके विशेष फेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उनका एक जो लाइफ स्टाइल है, वर्क स्टाइल है, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को उसका भी लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे आगे। तो उनकी वाइफ जो है वो कौन है? एनी मोर। अब पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कौन कौन थे, उनके माता पिता कौन कौन थे? मदर ना, उनकी मदर है एलिजाबेथ हेवुड और उनके फादर हैं जॉन डन, राइट। और इस पोएम की बात मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो पोएम है वो एक डिवाइन पोएम है जो इंटाइटल्ड किया गया है, किनको? जीसस क्राइस्ट को इंटाइटल्ड किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चंस पूछा हुआ है टीजीटी यूपी में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता हो जाना चाहिए कि आप झारखंड के साथ साथ और भी राज्यों में वैकेंसीज आते हैं टीजीटी पीजीटी को। वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जो है वो किस प्रकार का पोएम है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कई बार ना आपको कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है म्यूजिकल फॉर्म्ड, यानी कि आप पता चलना चाहिए कि ये जो पोएम था इसको 3 मिनट्स के कोरस में फॉर्म किया गया था, 3 मिनट का। हाँ, और उसमें अपने पापों के कारण वो गॉड से बोलते हैं कि जो हमने गलती करी है, जो हमारे पीढ़ियों ने गलती करी है, उन चीज़ों को समझाने के लिए वो एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाई और उसके अनुसार से उन्होंने एक म्यूज़िक, एक कोरस फॉर्म किया और उसमें उसे 3 मिनट लगे थे टोटल। तो ये मिनट से लेकर कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए चीज़। मैं इससे रिलेटेड आगे बात करूं इस पोएम को लेकर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब इस पोएम से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, 3 स्टेप्स हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, शायद आपको पहले ये क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे आ जाएंगे, राइट। इनमें से अब यहाँ पर बात करी जाए कि इनकी पब्लिशिंग पहले कब हुई थी। सबसे पहले तो इनकी पब्लिशिंग से क्वेश्चंस तो मालूम है, सबको मालूम है कि 1633 में। अब ये टीजीटी में 2 क्वेश्चंस पूछे जा, 2 पोएम है जो आपको पूछे जा रहे हैं। 2 पोएम कौन कौन है? एक है पोएम अ हिम टू गॉड फादर और दूसरा गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार्स। आपको मालूम है यहाँ पर 2 पोएम है जो झारखंड टीजीटी में पूछे जाएंगे। अब ये दोनों ही पोएम बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अब दोनों ही पोएम जो है 1633 में आए हुए थे,
राइट, और उन एक कलेक्शन में आया हुआ था, वो कलेक्शन का आप नाम रखिएगा, पोएटिक कलेक्शन, और उनका बुक 1, ये कलेक्शन का बुक 1 में आया था, ये भी ध्यान रखना आप लोग। छोटी छोटी चीज़ों को आप गलती नहीं करेंगे, छोटा छोटा चीज़ को आप माइंडली सेट रखिएगा कि बुक 1 में आया था, और वो पोएम का वो जो कलेक्शन था उसका नाम क्या था, हारमोनियन सैक्रा, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये पोएम जो है टोटल 18 लाइन में लिखे हुए हैं, हाँ टोटल 18 लाइन में लिखे हुए हैं, और इसे 3 भाग में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट में बांटे गए हैं, राइट, या आप ये कह लो कि 3 स्टैंजाज में बांटे गए हैं, और वो स्टैंजा जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्टेट। आप सब लोगों को पहले से पता होगा कि पोएम का एक स्पेसिफिक लाइन क्रिएशन होता है ना, वो लाइन क्रिएशंस का एक नाम होता है। जैसे इस लाइन क्रिएशन का नाम है, जैसे 6 पोएम 6 लाइन्स में लिखे गए हैं, तो 6 लाइन वाली पोएम्स को, 6 लाइन वाली स्टैंजा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। 8 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं ना, ऐसे ही। अब राइमिंग स्कीम आपको याद रखनी चाहिए, हालांकि राइमिंग स्कीम से लेकर बहुत क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको याद होना चाहिए। राइमिंग स्कीम किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। राइमिंग स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अभी ये पोएम तो है नहीं, बट मैं इसके बारे में तुरंत बताऊंगा कि पोएम क्या है ना, उसके बारे में हम आपको तुरंत समझाने जा रहे हैं कि राइमिंग स्कीम है क्या। फिलहाल पोएम के साथ के पोएम के कुछ स्पेसिफिक लाइनेज हैं, हम उनके साथ चलते हैं, ठीक है, फिर हम राइमिंग स्कीम की बात करेंगे। मैं राइमिंग स्कीम को कुछ यहाँ पर लाकर छोड़ता हूँ ताकि आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम जानने के लिए किसी भी पोएम के आखिरी लाइन को, आखिरी वर्ड्स को हम देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। लाइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं वो 6 लाइन में लिखे हुए हैं ना, 6 लाइन में लिखे हुए। तो जो 6 लाइन्स के पोएम थे, उन पोएम को हम लोग क्या नाम दिए थे, अभी मैंने कहा था सेस्टेट, याद रखिएगा। तो ये सेस्टेट है। अब इनका जो राइमिंग स्कीम है, मैंने यहाँ लिखा है ए बी ए, यानी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार अच्छा ए बी का जो स्पेसिफिक आइडियाज़ होते हैं लिखने के, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे होंगे, ये भी आप ध्यान में रखना कि राइमिंग स्कीम को कैपिटल लेटर में फॉर्म करना एक नेगेटिव स्ट्रेटजी है, नेगेटिव पॉइंट देने वाले हैं। तो आप उसे नहीं, एज ए गुड टीचर आपको समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी राइमिंग स्कीम लिखें उसे कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखें। दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर मैं राइमिंग स्कीम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बिगन ना, साउंड को देखिए, बिफोर यानी ए और बी क्वाइट डिफरेंट है। अब हम लोग बात करें रन, तो रन का साउंड और बिगन का साउंड देखिए लगभग सेम है, यानी फिर से यहाँ पर कौन आया, ए, और यहाँ डिप्लोर, बिफोर और डिप्लोर यानी कि बी, सॉरी। अब यहाँ पर कौन है, डन, तो बिगन, रन और डन यानी लगभग सेम जा रहा है, फिर से ए, और मोर, डिप्लोर और बिफोर लगभग सेम था यानी कि बी। तो ये राइमिंग स्कीम है, ए बी, यानी ये राइमिंग स्कीम होते हैं पोएम्स के। अब हम लोग पोएम की जो बची जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कही जाए पोएम की, ये है उनका लाइन बाय एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग उस पर चलेंगे और आप आराम से वीडियो को बढ़िया से देखें, जो ज़रूरत हो उनके नोट्स को आप लिखते जाएं। ज़रूरत हो तो ज़रूरत हो क्यों, ज़रूरत ही है, किसको नौकरी से प्यार नहीं है, किसको बढ़िया से पढ़ाई नहीं करना है ना, हम सबको करनी है। और ध्यान से रखिएगा, अगर आप अच्छे से टाइम देते हैं, मैं आपको पहले ही कहा था कि कोई भी स्टोरी को मैं इतनी इजीली बताऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी वीडियो हो सकती है 2-4 मिनट के डिफरेंसेस में। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि सर वीडियो छोटी होती है तो लोग ज़्यादा देख, अरे भाई वीडियो छोटी होती है तो टाइम बच सकता है, हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें पूरी डीपली पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इस पोएम के पहले सेस्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेस्टेट जो है हमारा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखिएगा। लिखा है विल्ट दो फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगिन। अब ये 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं, विल्ट दो, ये समझ में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश की जो बातें करी जाती है वहाँ पर स्पेलिंग जो होते थे वो डिफरेंट होते थे काफ़ी, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग एक न्यू पैटर्नाइज करके देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को समझ रहे हैं। यानी विल यू, दो मीन्स यू, है ना, ये 2 पिक्चर, इसके 2 फेस होंगे लिखने के लिए, मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ पे। तो विल यू फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगन। अब ये कह रहे हैं पहली लाइन में, पहले मैं स्टेंजास वाइज को बता लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। विल यू फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगन विच वॉज माई सीन तो it were done before. Will you forgive that sin through which I run and do run still, though still I do deplore when
यू हैज डन, यहां पर देखिएगा एक वर्ड है नया, हैस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हैज, ओके, हैज। तो विल यू, हैव और हैज एक्चुअली फॉर्म होते हैं, आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो आप बोलोगे सर आपने यू के साथ हैज कहा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हैज हैव का फॉर्म है। तो विल यू हैव डन, यू हैव नॉट डन। अब कह रहे हैं, मैं इसके बारे में आगे बात करता हूँ पूरा डिटेल, फॉर आई हैव मोर। अब पहली इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में जाते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विल यू फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगन। अब वेयर आई बिगन मतलब जब मेरी लाइफ शुरुआत हुई, यानी जब मेरा जन्म हुआ ना। अब ये दो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है यू, हाँ, और दूसरा है आई। तो यू कौन है यहाँ पर? गॉड है, यानी जिनका नाम अभी मैंने कहा जीसस क्राइस्ट, आप ध्यान रखिएगा। और आई का मतलब क्या? हम सब लोग, वी ऑल, हम जितने लोग हैं धरती में ना, हम जितने हैं संतान हैं। आप सबको पता होगा कि आदम कोई थे, ईव कोई था, और हम अब बड़े प्यार से बोलते भी कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये बात सच है कहीं ना कहीं, हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जो गलती, वो गलती जो मेरे जन्म से पहले किए गए थे, मैं शायद उस वक्त था नहीं, मेरी जन्म हुई नहीं थे, पर मेरे जन्म से पहले की गए थे जो पाप, जो गलतियां करी गई थी। गलती कौन किए थे? मैंने कहा था आदम ना। आपको मालूम होगा कि सैटन अगर आप पढ़े होंगे द पैराडाइज लोस्ट ना, तो जो सैटन थे उन्होंने अपने आप को ये सोचा कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे वो पावर नहीं मिलेंगे, तो मुझे अपनी पावर को गेन करनी होगा, तो क्यों ना मैं जाकर के हेल में किंग बन जाऊँ, हेल में ही रहूँ और वहाँ का एटलीस्ट तो राजा बन सकूँ। और उन्होंने वो सोच को पालने के लिए, वो सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों को क्या किया ना, वहाँ पर रह रहे लोगों को, जो पैराडाइज में रह रहे थे, खास करके एडम जिनकी बातें करी जाती है, उनको वो फल खिला दिया था, उनको वो फ्रूट खिलाने को फोर्स किया था। और वो पहली पाप थी, क्योंकि गॉड से सीधा सीधा मुकाबला कर लेना था उनके लिए, तो वो पहली पाप थी जो उन्होंने किया था। वो कह रहे हैं कि वो पाप जो छोटा मोटा नहीं था और वो किसी एक के लिए नहीं था, वो क्या आप उस पाप के लिए हमें माफ़ करेंगे? हमें माफ़ करेंगे आप उस पाप के लिए? कह रहा विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर। वो कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि वो मेरी गलती थी भी या नहीं, क्योंकि जब वो हुआ तब मेरी तो जन्म ही नहीं हुई थी, वो मेरे जन्म से पहले करी गई थी, इसलिए मैं उसे ये मान लूँ कि वो मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरी गलती थी। विल यू फॉरगिव दैट सीन थ्रू विच आई रन। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप उस गलती को भी माफ़ करेंगे? एक तो जन्म से पहले की बातें करी है उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि क्या आप उस गलती को भी माफ़ करेंगे जो गलती मैं उसके बाद करा हूँ या उसके बाद मैं कर रहा हूँ, उन गलतियों को आप माफ़ करेंगे? कह रहे हैं कि एंड डू रन स्टिल, और मैं आज भी वो गलती कर रहा हूँ। वैसे पाप जो हैं, छोटे मोटे पाप जो हैं, वो आज भी मेरे से हो रहे हैं। दो स्टिल आई डू डिप्लोर। अब यहाँ कह रहे हैं, ध्यान में रखिए, कह रहे हैं कि मैं वो वैसी छोटी मोटी गलतियाँ आज भी कर रहा हूँ, जबकि मैं उन गलतियों को करना नहीं चाहता, मैं नफ़रत करता हूँ उन गलतियों से। डिप्लोर का मतलब होता है नफ़रत करना। कह रहा है मैं नफ़रत करता हूँ उन चीज़ों से, नहीं चाहता हूँ करना, फिर भी हो जाता है। हम लोग कभी कभी एक्सक्यूजेस देते हैं कि मम्मी मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह का करना, या हम किसी अपने दोस्तों को भी बोलते हैं भाई मुझे मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने का, पर पता नहीं कैसे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो वो वही कह रहे हैं कि मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहता, पर पता नहीं वो गलती मेरे से कैसे हो जाता है ना। अब ध्यान रखिएगा आगे, कह रहे हैं कि व्हेन thou has done, अगर आप मेरी उन गलतियों को माफ कर दें या कर भी दिए, वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और ये लाइन उनका समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि व्हेन यू हैव डन दैट, कि अगर आप मेरी उन गलतियों को माफ कर भी दें, तो आप मेरे द्वारा किए गए सारी गलतियों को समझना, माफ नहीं किया आपने। दो हैज़ नॉट डन, यानी कि आप वो गलती को माफ़ कर भी दिए, इनको माफ़ कर भी दिए, तो मैंने कुछ और भी गलतियां करी, आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। फॉर आई हैव मोर, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ और भी गलतियां करी है। फॉर आई हैव मोर, मैंने अपनी लाइफ में मैंने कुछ और भी गलतियां करी है, तो आप इनको माफ़ करके भी आप मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट सेस्टेट की बात करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, नेक्स्ट में क्या कही जा रही है, राइट। ध्यान देखिएगा आप। नेक्स्ट में है थर्ड, यानी सेस्टेट 2 में हम लोग जा रहे हैं ना। सेस्टेट 2, विल यू फॉरगिव दैट सीन विच आई हैव ओन।
अब वो चीज़ें यहाँ पर ओन एक वर्ड है या ना, ओन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंपली कि एक्सेप्टेड। अगर हम लोग बात करें कि एक्सेप्टेड ना, अगर हम वैसे वर्ड्स की बात करें जो मैंने किया है, जो मैंने गलती खुद करी है और मेरे कारण बहुत सारे लोग करे होंगे, तो मैंने एक्सेप्ट किया। अगर मैं किसी गलती को करता हूँ तो ऑब्वियसली द मैन हु फॉलोज मी विल डू द सेम थिंग ना। अगर हम बात करें कि मैं अगर गलती करूँ, ये कहना बड़ा आसान है, हम लोग कई बार सुनते भी हैं कि तुम बड़े हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे छोटे क्या करेंगे ना। तो वो चीज़ों को हम लोगों ने अर्न कर लिया है, वो मिस्टेक्स को, वो पाप को हम लोगों ने अर्न कर लिया, गलती को हम लोगों ने वॉन किया हुआ है। लिखा है कि विल यू फॉरगिव दैट sin which I have on others to sin and made my sin their due। अब ये कह रहे हैं ना कि मैंने अपनी गलतियां, मैंने कुछ ऐसी गलती करी है, मैंने वो गलतियां ऐसे किया कि मेरी गलतियों के कारण others to sin, मेरी गलतियां मैंने लोगों को करने को भी मजबूर किया। और वो इस लाइन में ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि उस गलतियों से एक चीज़ पता चला कि मेरी कमजोरी थी, मैंने पाप किए थे और मेरे पापों ने लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए, लोगों को और गलती करने के लिए क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया। इसलिए वो गलतियों की संख्याएं, वो मिस्टेक्स, वो पाप दिन प्रतिदिन क्या होते गए, बढ़ते गए और मैं पाप की दलदल में धीरे धीरे धंसता चला गया। वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विल यू फॉरगिव दैट sin which I did son a year or two but wallowed in a score। वो कह रहे हैं कि क्या आप मेरे उन गलतियों को समझ पाएंगे जिनको मैं अपने से दूर कर चुका था, छोड़ चुका था, मैं भूल चुका था, या मैं सीधा से कह लो कि उन चीज़ों से असाइड हो गया था। मैंने वर्ष 2 वर्ष तक बिल्कुल भी कोई भी गलतियां नहीं करी अपने लाइफ में, कोई भी पाप मैंने नहीं करे हैं अपने लाइफ में। लेकिन जब भी हुआ, यहाँ देखो कह रहे हैं कि 1-2 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बट वैलोड इन अ स्कोर, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने वो बहुत ही हाई अमाउंट में किया। स्कोर का मतलब होता है 20 टाइम्स, यानी कि सोच लो कि जो गलती मैंने करने से अपने आप को रोक रखा था, पकड़ रखा था अपने पैर को खुद से कि ये नहीं करूंगा, और वो जब शुरुआत हुआ तो वो कितने हुए, वो एक 20th के स्कोर में, यानी कि गुना, अगर हम लोग बाय कह दें कि मल्टीपल फॉर्म में कह दें तो 20 गुना ज़्यादा मैंने किया वो गलती। आगे कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि विल व्हेन यू हैव डन दो हैज़ नॉट डन, यानी आप अभी भी अगर आप इतनी सारी गलतियों को आप माफ़ कर भी देते हैं तो आप समझना कि ये मेरी गलती की आखिरी कोई स्टेप नहीं थी। मैंने अगर व्हेन यू हैव डन, अगर आप इतनी मिस्टेक्स मेरे माफ़ कर चुके हैं, दो हैज़ नॉट डन, मतलब वो भी आखिरी पड़ाव नहीं है मेरे पापों का, वो आखिरी नहीं था। फॉर आई हैव मोर, और मैंने और भी कुछ पाप करे हैं। हम पूरी दुनिया ने मिल करके, मैं का मतलब पूरी दुनिया, हम मानव जाति के लोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बार बार जो आई कह रहे हैं, आई का मतलब ना पीपल, हम सब लोगों से रिलेटेड है। तो चूँकि अब सुनिए कि लाइफ में जो पहले लोग आए थे, अगर हम कह लूँ कि इस धरती पर जो पहले लोग आए, आदम और ईव जिनकी बातें करी जाती है हमेशा, अगर वो आए तो हम सब तो उनके संतान हो गए ना। और उनको फोर्स किसने किया, तो संतान से याद रखिएगा, इधर संतान उधर एक सैटन वर्ड है, तो उनसे आप समझ सकते हैं कि लगभग हम तो उनके संतान हैं। लेकिन सैटन ने उनको फोर्स किया था वो क्या, पॉइजनस फ्रूट को खाने के लिए, फॉरबिडन फ्रूट को खाने के लिए, और उन्होंने खाया भी, जिसके कारण इतने सारे चीज़ें हम लोगों को देखने मिले, इतनी सारी गलतियां हो गई लाइफ में। हाँ, और वो उसको एक पाप मानते हैं जो जन्म से पहले हुआ, और जन्म के बाद तो हम लाइफ में हर लोगों ने कुछ ना कुछ गलती करी है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी ये कह रहे हैं कि गॉड प्लीज़ मुझे उन चीज़ों से फॉरगिव करो, माफ़ करो। आगे आते हैं, और ये आखिरी से स्टेट है, इसे ध्यान से समझिएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी पोएम का मिश्रण है, लास्ट है, यहाँ हर चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। कह रहा है कि आई हैव सीन ऑफ फियर, अगर आपने उतनी सारी जो मैंने गलती करी, जो मैंने मिस्टेक की, अगर आप उसे माफ़ कर दें तो मेरे पास मैंने कुछ और भी पाप किए हैं। क्या पाप किए हैं? फियर, ध्यान रखना, डर को भी एक पाप कहा गया। अगर आप डरते हैं अपनी लाइफ से ना तो एक पाप है, राइट। और दैट व्हेन आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड आई शेल पैरिश ऑन द शोर, वो कह रहे हैं ना कि मैं अपनी जीवन का जब आखिरी क्षण को जी रहा हूँगा, When I have spun my last thread, यानी लाइफ का जो आखिरी छोर है, आखिरी क्षण को मैं जी रहा हूँगा, जब मेरी मृत्यु मेरे पास होगी,
मेरी मृत्यु जब मेरे समीप होगी, मैं आई सेल पेरिस ऑन द शोर, तब मैं अपने आप को, पेरिस का मतलब होता है डेथ ना, जब हमें मृत्यु मिलेगी तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ पाऊंगा, सी शोर पर पाऊंगा। समुद्री किनारा जो है वो शोर है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना मैं अपने आप को शोर पर पाऊंगा, क्योंकि मेरे में डर है, मैं लोगों से डरता हूँ, मैं अपने आप से डरता हूँ। मेरे पिक्चर्स ना मुझे खुद डराते हैं, मेरी परछाई से मुझे डर लगता है। तो वो कहने कि मैंने एक डर का भी पाप को पाल रखा है मैंने, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बट स्वेयर बाय द सेल्फ दैट एट माई डेथ द सन shall shine as he shines now, and therefore, and having done that thou hast done, I fear no more। यानी कि ध्यान रखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि अगर मेरे इतने पाप खत्म हो जाते हैं, अब इतने लास्ट में उन्होंने कौन कौन से पापों की गिनती कराई है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि अगर बट स्वेयर बाय द सेल्फ दैट एट माई डेथ द सन, कह रहे हैं कि अगर जब मृत्यु होगी, जब मैं मरा होऊंगा, मैं पड़ा होऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, किनसे? उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जीसस क्राइस्ट से, गॉड से, कि मेरी मृत्यु के पश्चात जब वो मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं उनकी क्षमा याचना को तब समझूंगा जब वो मेरी मृत्यु के बाद चमक उठेंगे मेरे पास। या ध्यान रखना, साइन एज ही साइंस, जैसे जो जस्टिस हैं, जैसे उनकी चमक दुनिया देखती, जैसे उनका इनलाइटमेंट से हम सब लोग एक अपनी नई ताजगी फील कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मेरी मृत्यु के बाद मेरे जो डेड बॉडीज़ होंगे, मेरे जो कॉप्स होंगे, कहाँ पर? ऑन द शोर, वहाँ पर वो आ करके और क्या कर रहे होंगे? मेरे पास उसी समान में चमक रहे होंगे। तब मैं मानूंगा कि गॉड जो है मुझे माफ़ कर दिए हैं। कह रहे हैं एंड देयर आफ्टर, अगर मैं वहाँ से एंड हेयर टू फॉर, अगर मैं उसके बाद से मानूँ कि एंड हैविंग डन दैट, अगर गॉड ने वो ऐसा किया, कैसा किया? ये ध्यान रखना, लास्ट बात क्या कही थी कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे समीप आकर, मतलब मेरे पास वो अपनी वो चमक को बिखेरेंगे जिसके लिए गॉड जाने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर वो चमक बिखेरेंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया, एंड हैविंग डन दैट, अगर उन्होंने ऐसा किया, तब मैं समझूंगा कि उन्होंने मेरे पापों को क्या किया? माफ़ कर दिया। और अगर उन्होंने मेरे पाप को माफ़ कर दिया होगा तो समझूंगा उसके बाद मेरे लाइफ में कोई भी डर नाम का चीज़ नहीं रहा। अब सबको पता है कि ये पोयम कुछ खास है, ये पोयम पोएट लाइंस के अनुसार से हम लोग चलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोयम का लाइन बाय लाइन देखिएगा, वर्ड बाय वर्ड देखिएगा, और इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेसिक एकदम बेझिझक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जो एग्ज़ाम व्यूअर्स का ऐप है, आप उसमें भी कॉन्टेक्चुअल नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे, तो आप किसी में भी फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको दिक्कत है किसी भी तरह से, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, और मैं इससे रिलेटेड जो टेस्ट क्वेश्चंस है, मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। तो आज इस पोएम के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ।